नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में घमसान का रन पड़ चुका है। बयानात आ रहे हैं, इंकशाफात हो रहे हैं। जमहूरियत का नाम ले लेकर फौज के सियासी किरदार पर सवाल उठाने वाले बेनकाब हो रहे हैं। बज़ाहिर एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया देने वाली नून लीग दरपर्दा इसी इस्टेब्लिशमेंट के दर पर सजदा रेज़ नजर आती, अपनी लीडरशिप के कानूनी मसाइल अस्करी क़यादत के पास ले जाती नजर आती, खुद अस्करी क़यादत को सियासी और कानूनी मामलात में मुलव्वस करती दिखाई देती है। पाक फौज के तर्जुमान ने इंकशाफ किया कि नून लीग के रहनुमा मोहम्मद जुबैर के दरख्वास्त पर आर्मी चीफ ने 2 बार उनसे मुलाकात की। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने बताया कि पहली मुलाकात अगस्त के आखिरी हफ्ते और दूसरी मुलाकात 7 सितंबर को हुई। आर्मी चीफ और मोहम्मद जुबैर की मुलाकात में DGISI भी मौजूद थे। मोहम्मद जुबैर की आर्मी चीफ से दोनों मुलाकातें नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मुताल्लिक थी। ताहम आर्मी चीफ ने वाज़ेह जवाब दिया कि कानूनी मसाइल अदालतों और सियासी मसाइल पार्लियामेंट में हल। मोहम्मद जुबैर इस मुलाकात की तो तस्दीक करते हैं, लेकिन मुलाकातों में हुई गुफ्तगू पर उनका मौक़िफ़ मुख्तलिफ है। उन्होंने कहा है कि अस्करी क़यादत से मुलाकात सियासी नहीं, ज़ाती नौइयत की थी। ना ही क़यादत के लिए कोई रिलीफ मांगा, वो तो मईशत पर बात करने गए थे। सारा मामला शुरू हुआ अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद। खबर सामने आई कि फौज के सियासी किरदार के खिलाफ बात करने वाले सियासतदान खुद एक हफ्ता कबल आर्मी चीफ और ISI चीफ से मिलकर आए हैं। साथ ही ये खबरें भी आने लगी कि नून लीगी क़यादत की अस्करी क़यादत से एक नहीं 2 मुलाकातें हुई। एक मुलाकात का अहवाल तो सामने आ गया, दूसरी की खबर सहाफ़ी तलत हुसैन की जानिब से दी गई। उन्होंने बताया कि पार्लिमानी क़यादत की मुलाकात एक हफ्ता पहले नवाज शरीफ के नुमाइंदे ने आर्मी चीफ से मुलाकात की। ISI के सरबराह जनरल फैज़ हमीद भी इस मुलाकात में शरीक थे। खबरों के मुताबिक नवाज शरीफ के नुमाइंदे ने अस्करी क़यादत से कहा नून लीग मजीद दबाव बर्दाश्त नहीं करेगी, जिसके जवाब में उन्हें बताया गया कि यह निज़ाम ऐसे ही चलेगा, हुकूमत मजीद 3 साल पूरे करेगी। हंगामा खेज एहतजाज की इजाजत नहीं दी। दूसरी खुफिया मुलाकात की तस्दीक वफाकी वजीर शेख रशीद ने भी कर दी। उन्होंने बताया कि नून लीग की क़यादत 2 माह में 2 दफा अस्करी क़यादत से मिली है। पहली मुलाकात 5 और दूसरी 3 घंटे जारी रही। दोनों मुलाकातों में एहसन इकबाल मौजूद रहे। शफात के बाद नून लीगी क़यादत की जानिब से तरदीदें सामने आई। एहसन इकबाल ने बताया कि वो पार्लिमानी रहनुमाओं की मुलाकात में तो शरीक थे, लेकिन उनकी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कोई 1-on-1 मुलाकात नहीं हुई। मेरी आर्मी चीफ के साथ कोई 1-on-1 मुलाकात नहीं हुई। ख्वाजा आसिफ साहब आपके साथ नहीं, मेरी और ख्वाजा आसिफ साहब के साथ आर्मी चीफ के साथ कोई 1-on-1 मुलाकात नहीं हुई। अगर शेख रशीद साहब ने यह कहा तो झूठ बोला। दूसरी तरतीब मरियम नवाज ने की। उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ के किसी नुमाइंदे ने आर्मी चीफ से मुलाकात नहीं की और लीगी क़यादत की जो मुलाकात दीगर पार्लिमानी रहनुमाओं की मौजूदगी में हुई, मरियम नवाज शरीफ ने उसकी भी मुखालिफत कर दी। 2 टोक कह दिया कि अस्करी क़यादत को ना सियासी रहनुमाओं को बुलाना चाहिए, ना ही सियासी रहनुमाओं को इस बुलावे पर जाना चाहिए। जिस इशू पे वो बुलाया गया था वो गिलगित बल्तिस्तान का इशू था, और गिलगित बल्तिस्तान का जो इशू है वो पॉलिटिकल इशू है, वो अवामी रिप्रेजेंटेटिव्स का इशू है, उनके सॉल्व करने का इशू है, उनकी मशावरत का इशू है। ये जो फैसले हैं ये पार्लियामेंट में होने चाहिए, ये GHQ में नहीं होने चाहिए। गोया वो मुलाकात जो नून लीग के सदर ने की, नून लीग की नायब सदर ने बरमला उसकी मुखालफत कर दी। जब एक सहाफ़ी की जानिब से ट्विटर पर इसकी निशानदही की गई तो मरियम नवाज शरीफ जवाब देने की बजाय उल्टा गुस्से में आ गई। उन्होंने सख्त लहजे में ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा, ज्यादा होशियार ना बनो, गंदा खेल ना खेलो। मैंने पार्टी सदर या मेंबर के खिलाफ बात नहीं की, सिर्फ वो कहा जो हमारा आइन कहता है। मरियम नवाज शरीफ की गुफ्तगू के बाद खबर आई कि शहबाज शरीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तवक्को की जा रही थी कि शहबाज शरीफ भी इस मामले पर रोशनी डालेंगे। उन्होंने तकरीबन 47 मिनट तक गुफ्तगू की, लेकिन खुफिया मुलाकातों से मुतालिक एक लफ्ज नहीं कहा। पीपल्स पार्टी रहनुमा बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन उन्होंने किसी खबर की तरदीद या तस्दीक करने की बजाय सिर्फ ये कहा कि ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू से मुतालिक गैर जिम्मेदाराना बयान देने वालों को खामोश करा दिया जाए। कुछ गैर जिम्मेदाराना लोग जिनका कोई ताल्लुक नहीं है ना नेशनल सिक्योरिटी से, ना गिलगित बल्तिस्तान से, ना आज़ाद कश्मीर से, ना फॉरेन पॉलिसी से, आजकल हर टीवी चैनल पे आके बात कर रहा है। ये जिसका भी स्पोक्स पर्सन है उनको फौरी उसको कहना चाहिए कि चुप हो जाए।
शेख रशीद ने भी बिलावल भुट्टो को जवाब दिया। उन्होंने धमकी आमेज अंदाज में कहा, ज्यादा मजबूर किया गया तो सारी मुलाकातों का डाटा बता दूंगा। वफाकी वजीर ने यह भी कहा कि हम अक्सर जानते हैं तो ये पहले से वहां पर बैठे होते। नून लीग के मुलाकातों और मुलाकातों में होने वाली गुफ्तगू पर भी तजादात सामने आए। शहबाज शरीफ दीगर पार्लिमानी रहनुमाओं के साथ अस्करी क़यादत से मिलते हैं। मरियम नवाज इस मुलाकात से लाइल्म रहती है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं मुलाकात हुई लेकिन नैब पर बात नहीं हुई। एहसन इकबाल कहते हैं नैब पर बात हुई। सवाल पैदा होता है कि जमहूरियत की बातें करने वाले सियासतदान आर्मी चीफ से खुफिया मुलाकातें क्यों करते रहे? क्या नून लीग ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से पहले मुख्तलिफ कुव्वतों से मामलात तय करना चाहती थी? क्या नून लीग अपने लिए रियायतें मांग रही थी और जब इनकार हो गया तब जाकर नवाज शरीफ ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में एस्टैब्लिशमेंट मुखालिफ तकरीर की? मुल्क की सियासत में सामने आने वाली नई खबरों ने न सिर्फ हलचल मचाई बल्कि बहुत से सवालात भी उठा दिए हैं। ये सवाल भी पैदा हो गया कि जो सियासतदान बज़ाहिर जमहूरियत का नाम ले रहे हैं वो असल में जमहूरियत से कितने मुखलिस हैं। इसी पर देंगे। हमारे साथ मौजूद है नून लीग की रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब। राना साहब शुक्रिया आपके वक्त का। सर एपीसी का पूरा बयानिया, दोनों एपीसी का पूरा बयानिया, एंटी एस्टैब्लिशमेंट फौज को आपने जिम्मेदार ठहराया हर मसले का, और उससे पहले आप मुलाकातें भी करते रहे। तो इसका मतलब है या मतलब ये लिया जाए कि एपीसी का जो बयानिया था आपका उसकी कोई हैसियत नहीं है, वो कहां स्टैंड करता है? देखें, एपीसी की हैसियत अपनी जगह पे कायम है। मियां नवाज शरीफ के बयानिए की और मरियम नवाज साहबा ने जो निगेट किया उसकी अपनी जो है वो एक अहमियत है, पोजीशन है। जहाँ तक रही इस बात की कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने मुलाकात की है, तो मोहम्मद ज़ुबैर साहब तो उनके साथ मुलाकातें करते आ रहे हैं कई सालों से। मोहम्मद ज़ुबैर साहब एक जनरल के बेटे हैं और उनका तल्लुकात मेरा ख्याल है पता नहीं कोई 10 साल 20 साल 15 साल पुराने हैं और ये अक्सर जो है ये मिलते रहते हैं। और जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है कि कमर जावेद बाजवा साहब के आर्मी चीफ बनने के बाद गालबन जो पहला उनका फैमिली डिनर था वो ज़ुबैर साहब की तरफ था। यानी इतने इनके मरासम हैं। तो अगर वो मिलते हैं और उनकी मुलाकात में लाजमी बात है कि जहाँ पे जो है वो बाकी बातें डिस्कस होती होंगी, वहाँ पे लाजमी बात है कि मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से या मरियम नवाज साहबा के हवाले से भी कोई बात जो है वो हुई होगी या होती होगी, क्योंकि आर्मी चीफ भी कोई नावाकिफ़ नहीं है मियां नवाज शरीफ साहब के और मोहम्मद ज़ुबैर साहब उनकी जमात में हैं। तो ये अगर मेरा किसी से ज़ाती तल्लक है और मैं उससे मिलता हूँ तो ये तो नहीं है कि मैं कोई अपनी पार्टी के नुमाइंदे के तौर पे मिलता हूँ या मैं कोई मियां नवाज शरीफ साहब के एजेंडे के तहत मिलता हूँ। मेरा अपना तल्लक है, मैं खुद मिलता हूँ। हाँ, अगर पार्टी मुझे डिप्यूट करे, यहाँ तक राणा साहब बात आपकी बिल्कुल ठीक है, आपका जाती ताल्लुक होता है, आप बिल्कुल ठीक है सर। लेकिन सर जब आर्मी चीफ की तरफ से अगर ये जवाब आए तो ये भी सोचना पड़ता है कि सवाल क्या किया होगा। जवाब देखना, जवाब ऐसा है कि जनाब नहीं, आप मरियम साहबा के और नवाज शरीफ साहब के केसेस को अदालतों में ही लड़िए, इसमें हमें और सियासत को मत घसीटिए। और दूसरा ये कि अगर एजिटेशन क्रिएट करने की कोशिश की गई तो माल रोड पर 2 बंदे भी जो है वो नहीं आने दिए जाएंगे। तो अगर आर्मी चीफ ये जवाब दे रहे हैं, इसका मतलब है कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब की तरफ से कुछ इस किस्म की गुफ्तगू की गई होगी। लेकिन मैं ये पूरी वजाहत और पूरे यकीन से और पूरे इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे ये कह सकता हूँ कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब को PMLN ने या मियां नवाज शरीफ साहब ने ये नहीं कहा होगा कि आप जाके वहाँ पे ये बात करें। वो उनकी अपनी एक सोच होगी, उन्होंने अपनी सोच के तहत बात की होगी और उस बात का जो जवाब बनता होगा आर्मी चीफ साहब का उन्होंने दिया होगा और उसके जवाब में ज़ुबैर साहब ने जो मुनासिब समझा होगा उन्होंने कह दिया होगा। ठीक। अच्छा, शेख रशीद साहब ने कहा राना साहब कि मजीद मुलाकातें भी हुई, हालांकि जो पार्लिमानी वफ्द गया था मुलाकात करने, उस मुलाकात के दौरान भी बाकी लोग उठकर चले गए, मगर एहसन इकबाल साहब, ख्वाजा आसिफ साहब बैठे रहे और उन दोनों की 1-on-1 मुलाकात हुई आर्मी चीफ साहब से, जिसमें मरियम साहिबा और नवाज शरीफ साहब दोबारा दोनों डिस्कस किए गए और ये मुलाकातें 2 दफ़ा भी हुई। शेख रशीद साहब कह रहे हैं मेरे सामने बैठे हुए ये मुलाकातें हुई हैं। नहीं, दरअसल जो
मेरी इन्फॉर्मेशन है कि जब वहाँ पे कोई मुलाकात नहीं थी, वहाँ पे मीटिंग थी और उस मीटिंग में तकरीबन सभी लोग जो है वो मौजूद थे। और जब लोग जाने लगे तो लाजमी बात है कि क्योंकि आर्मी चीफ या डीजी ISI मेज़बान थे, तो वो जिस तरह से एक होता है कर्टसी के तौर पे वो एक जगह खड़े हो जाते हैं और फिर मेहमानों को जो है वो सी ऑफ करते हैं। तो मेरा ख्याल है उस वक्त ये जो पिंडी के साहब हैं तो ये वहाँ पे बैठे थे, ये जा नहीं रहे थे और शायद एहसन साहब ने या ख्वाजा आसिफ साहब ने भी थोड़ा सा इस बात की कोशिश की कि ये आदमी अगर इधर बैठा रहेगा तो कोई शरारत करेगा तो ये चला जाए तो फिर हम जाएं, तो वो उनके पास खड़े हो गए सी ऑफ होते होते। और फिर जब ये जिच हुआ तो फिर ये उनके होते हुए 3 घंटे तक वो मुलाकात जारी रही, इजाजत लेके चला गया। जी। तो उसके बाद जो है वो भी आ गए। वहाँ पे खड़े खड़े जो सी ऑफ पॉइंट होता है वहाँ पे खड़े को 1 to 1 मुलाकात तो नहीं होती ना। वहाँ पे तो जब आप मेहमान जो है वो रवाना होने लगता है तो मेज़बान जो है वो उसकी फिर एक कर्टसी होती है कि वो वहाँ पे उस पॉइंट के ऊपर जो है वो उनको सी ऑफ करता है। तो ये पहले वहाँ पे जो है वो एक यानी कॉर्नर में लग के ये चाहता था कि ये चले जाएं तो मैं इधर ही बैठा रहूँ। तो उन्होंने थोड़ा सा वहाँ पे जो है वो यानी वो रुके, तो उतने में फिर इसको समझ आ गई तो फिर ये वहाँ से चला गया। तो उसके बाद वो भी जो है वो रवाना हो गया वहाँ से। अच्छा, शेख साहब ने कहा कि वो कोई किताब अपनी पेश करना चाहते थे आर्मी चीफ साहब को, मगर चूंकि मुलाकात एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ साहब की कुछ 2, 2.5, 3 घंटे तक वो मुलाकात चली, इसलिए वो किताब दिए बगैर वापस आ गए। अच्छा सर, अगर ये एलामिया जो आपके APC में था नहीं, ऐसा नहीं हुआ। 2-2.5 घंटे की मुलाकात जो थी वो सबकी थी, वो पहले थी। उसके बाद जब सब मेहमान जाने लगे और सी ऑफ पॉइंट के ऊपर जो है वो मेज़बान सी ऑफ करने लगे, तो ये जो अपना ये पिंडी का जो गेट नंबर 4 का अपने आप को एजेंट कहता है, ये वहाँ पे किसी कॉर्नर में लग गया, ये निकल नहीं रहा था वहाँ से। तो उसके लिए उन्होंने थोड़ा सा इत्तफा किया कि ये चला ही जाए यहाँ से, बाद में पता नहीं क्या शरारत करेगा। तो वो जब वहाँ पे खड़े खड़े रुके थोड़ी देर के लिए तो फिर ये निकल गया वहाँ से। तो उसके बाद वो भी सी ऑफ होके चले आए। अच्छा राना साहब, इसको थोड़ा सा इस एंगल से भी देखते हैं कि APC होने जा रही थी और APC में ऐसे मामलात डिस्कस होंगे, ये आपको भी पता था और पहले से डेफिनेटली आपने प्लान किया हुआ था कि आप स्टांस क्या लेंगे, नवाज शरीफ साहब क्या स्टांस लेंगे। सर, मोहम्मद जुबैर साहब का भले ही जाती ताल्लुक होगा, बहुत अच्छा ताल्लुक होगा, लेकिन ऐसे माहौल में कि जब ऑपोजिशन एक ऐसा बयानिया पोर्ट्रे करने जा रही है जिसमें वो फौज को भी जिम्मेदार समझती है इन हालात का, ऐसे मामलात में मोहम्मद जुबैर साहब की एक मुलाकात नहीं 2 हफ्तों में 2 मुलाकातें हो रही हैं और उन दोनों मुलाकातों में नवाज शरीफ डिस्कस हो रहे हैं, मरियम साहबा डिस्कस हो रही हैं। भले ही उनको मियाँ साहब ने मैंडेट नहीं दिया होगा, वो खुद से कर रहे होंगे, लेकिन इन मुलाकातों का आपके कायद की नज़र से ओझल रहना, चाहे शहबाज शरीफ हो या नवाज शरीफ साहब हो, वो भी तो आपको नहीं लगता गलत है? कम से कम उनके इल्म में ये मुलाकातें होना चाहिए थी और उनको पता होता कि इसमें क्या गुफ्तगू हो रही है। नहीं, जिस तरह से मैंने आपसे अर्ज किया है कि मोहम्मद जुबैर साहब का, क्योंकि उनकी भी एक आर्मी की बैकग्राउंड है, अब अल्लाह बेहतर जानता है कि उनके वालिद के ज़माने से तल्लुकात हैं या उसके बाद से तल्लुकात हैं, वो 10 साल के हैं, 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, तो ये ऑफ एंड ऑन जो है वो फैमिली टर्म्स हैं उनके, वो मिलते रहते हैं। जब मिलते होंगे तो हर मामले पे गुफ्तगू भी करते होंगे, लेकिन मामला ये है कि कभी मियाँ नवाज शरीफ साहब ने तो मोहम्मद जुबैर साहब को या हमारी PMLN ने तो कभी उनको नहीं ये कहा, ना तो कभी ये कहा है कि आप ना मिलें और ना ही कभी ये कहा है कि आप जाके मिलें। ये उनका एक अपना ज़ाती मामला है और उस ज़ाती मामले की बुनियाद के ऊपर जो है वो किससे मिलते हैं किससे नहीं मिलते, ये तो इस तरह से तो सियासी जमात जो है वो किसी को पाबंद नहीं कर सकती। राना साहब, अगर इतना अच्छा जाती ताल्लुक था और डेफिनेटली होगा, तो आपको लगता है उस जाती नौयत की मीटिंग का प्रचार फिर ISPR एक बयान में आके, मतलब DG ISPR बताते कि हाँ भाई मोहम्मद जुबैर साहब तो आए थे, 2 दफ़ा आए थे, वो जाती अगर होती और उसकी नौयत भी जाती होती, तो मेरा नहीं ख्याल कि DG ISPR कभी इस बात को या इस मुलाकात को जो है वो अयां करते। तो फिर अगर इस मुलाकात को अयां करना था तो मैं ये समझता हूँ कि फिर ये अगस्त जिस दिन मुलाकात हुई उसी दिन होता, या फिर 7 अगस्त की शाम को होता।
मेरा जो ख्याल है या मेरी जो असेसमेंट है कि ये जब ये अपना गेट नंबर 4 के एजेंट हमारे जो पिंडी के दोस्त हैं, जब से उन्होंने ये पंडोरा बॉक्स खोला है मुलाकातों का, तो उसके ऊपर जिस तरह से लैदे हो रही है, तबसरे हो रहे हैं मीडिया में, तो मेरा ख्याल है कि DGISPR ने ये मुनासिब समझा होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि उस मुलाकात से मुतल्लक जो है वो कोई बात सामने आए तो फिर एक नया जो है वो पंडोरा बॉक्स खुले और कहा जाए कि जी ये तो कोई खुफिया मीटिंग्स का जो है वो ताना बाना है। तो इसलिए उन्होंने इस मुलाकात के मुतल्लक भी जो है वो उन्होंने बता दिया। मेरा नहीं ख्याल कि इन मुलाकातों की कोई ऐसी अहमियत थी या कोई नेगेटिविटी थी या कोई पॉजिटिविटी थी। अगर ऐसा होता तो ये 7 सितंबर की शाम को ये बात जो है ये बता दी जाती या अगस्त के बाद दोबारा मुलाकात ही ना होती। ठीक। अच्छा राणा साहब, अब जो बयानिया आपने APC में लेकर सामने आए, यही बयानिया जब आप लोग सड़कों पर आएंगे, धरने या जलसे करेंगे, यही बयानिया जिसमें फौज को सियासत से दूर रखने की बात की गई है और काफी हद तक जिम्मेदारी मौजूदा हालात की आपने एस्टेब्लिशमेंट पर डाली है, क्या यही बयानिया आप लेकर सड़कों पर आएंगे? देखिए, फौज तो वैसे ही दूर है सियासत से। बात आप करें इस्टेब्लिशमेंट की, तो जो हमारा बयानिया है वो हमारा बयानिया तो बड़ा सिंपल है कि तमाम अदारे, उसमें आप किसी एक का नाम ना लें। अगर नाम लेने शुरू करने हैं तो आप पार्लियामेंट से शुरू करें। सबसे बड़ा अदारा पार्लियामेंट है। कोई अदारा जो है वो पार्लियामेंट हो, वो जुडिशरी हो, कोई और हो, उसे अपनी आईनी हदूद क्रॉस नहीं करनी चाहिए। उसे अपनी आईनी हदूद और लिमिट्स का ख्याल रखना चाहिए। वो इलेक्शन कमीशन हो, कोई और हो। तो ये तो इतनी सिंपल बात है। आप कहते हैं इदारों को अपनी आइन में, अपनी आईनी हदूद में रहना चाहिए, मगर सर सियासतदानों को भी तो फिर इस तरह इदारों को सियासत में घसीटना नहीं चाहिए। राणा सनाउल्लाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इसी मौजूद पर तजिया लेंगे, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ हमीद भट्टी साहब। भट्टी साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये क्या है कि रात के अंधेरों में जाके मिलते हैं, एस्टैब्लिशमेंट से मिलते हैं, आर्मी की क़यादत से मिलते हैं, सुबह आते हैं, APC करते हैं, APC में आके कहते हैं सब खराबी की जिम्मेदार फौज है, सारा नजला फौज पर डाल देते हैं। सर, ये रवैया कैसा है? और अब मुझे ये बताइएगा कि नवाज शरीफ ने जो अभी हालिया बयानिया अपना दिया है, इन मुलाकातों की खबरें आने के बाद वो बयानिया कहां स्टैंड करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली, 1 साल की रिकॉर्डिंग देख ले। मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैंने 20 का मुलाकातें हुई हैं, एक दो नहीं, और बकायदा मिन्नतें की गई हैं। मिन्नतें मुलाकात होती है कि अल्लाह रह के बात करना। हर मुलाकात का एजेंडा होता था नैब के केस खत्म करे, हमें रिहा करे। इमरान खान तो कहीं अड़ी करता है, मुझसे ज्यादा ताबेदारी करेंगे। अभी जो मैं गुजारिश कर रहा हूं, जब ये गिलतन बरतानिया वाली थी, आर्मी चीफ से 2 इनके बंदों ने 15 मिनट मांगे और मिन्नत तरला किया, उन्होंने उस पर रिफ्यूज कर दिया। अब थोड़ी देर बाद ISPR के बयान के बाद मुझे बताएं मुस्लिम लीग नून कैसे फेस करेगी। और वो कह रहे हैं कि 2 मुलाकातें दोनों इनकी रिक्वेस्ट पे हुई और उन्होंने जवाब दिया कि जो आपके लीगल काम है वो अदालतों में होंगे, जो सियासी मामला है पार्लियामेंट में होंगे। ये इस आखिरी मुलाकात के बाद भी ये जुबैर साहब की 7 सितंबर को ही एक और अहम तरीन नून लीग की शख्सियत की मुलाकात हुई। उन्होंने उनको कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब हर किस्म की गारंटी आपको देना चाह रहे हैं, आप मेहरबानी करके हमारे केसेस खत्म कराएं। इमरान खान से हुकूमत नहीं चल रही, ये नाहल है, नलायक है। उस पर फ्लैटली रिफ्यूज किया गया और ये लफ्ज कहा गया कि इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे, 5 साल पूरे करेंगे। वो बात एज इट नवाज शरीफ साहब को बताई गई और मरियम साहबा को बताई गई। उसके बाद APC में आखिरी दिन नवाज शरीफ ने फैसला किया कि वो खुद खिताब करेंगे। जब उन्हें यकीन हो गया कि अब सियासत में उनका कोई रोल नहीं रहा, पाकिस्तान में उनका आना मुमकिन नहीं रहा, तो उन्होंने पाक फौज अदलिया पर हमले शुरू कर दिए एक सोची समझी साजिश के तहत। ये हमले करने से पहले एक हमसाया मुल्क से भी उन्होंने फोन पे मदद मांगी और हमसाया मुल्क ने कहा डोंट वरी, हम आपके साथ हैं। उसके बाद ये नवाज शरीफ साहब का बयानिया था जो आपने सबने सुना। कौन सा ऐसा काम है जो उन्होंने इल्जामत लगाया कि फौज इंटरफेरेंस करती है, जज ठीक नहीं है, जिनके बेनिफिशियरी वो नहीं है, जियाउल हक की गोद में वो पले,
उसका रेफरेंडम उन्होंने कराया, सुप्रीम कोर्ट पे हमला उसने कराया, जस्टिस कयूम से नहीं तो बड़ी साहब ये मुलाकातें करके तो आप खुद फौज को लड़ाई ये है कि कायल कर रहे हैं, आप मजबूर कर रहे हैं फौज को शासन में क्यों लिया, हमें गोद में क्यों नहीं लिया, करते क्यों है फिर? देखें अली, सबसे बड़ी बात आपका ये सवाल है, बड़ी बदकिस्मती है इस मुल्क में जिस तरह फौज को मुलव्वस किया जा रहा है। अदारे हमेशा पूरे मुल्क के होते हैं, एक सियासी जमात के नहीं होते। जो 3-4 दिन से बहस हो रही है, मेरा ख्याल है ये सियासी जमहूरियत के लिए भी नहीं अच्छा और अदारों के लिए भी बेहतर नहीं। अदारे अगर ये सलामत हैं तो हम हैं, वरना मैं और आप महफूज नहीं रह सकते। तो ये नहायत नामुनासिब है कि बार बार फौज को बीच में आना पड़ा एस्टेब्लिशमेंट को इनकी झूठी इल्जाम तराशियों की वजह से। अब नून लीग आपको लगता है सर अब महाज आराई पर उतर आई है? और इधर से जब देखे ना बरहाए रास्त एक सवाल होता है, जवाब आता है, इल्जाम लगता है, जवाब आता है। ये बहुत कम ऐसा देखने में आया कि फौज की जानिब से इस तरह से जवाबात का सिलसिला है। ये एक जमाना था जब नोटिफिकेशन रिजेक्ट किया गया था, आपको याद होगा, और अब हम ये देख रहे हैं। तो बाकायदा आप महाज आराई देख रहे हैं आगे? अली, मेरी अल्लाह करे मेरी असेसमेंट गलत हो, आप यकीन करें, मैं ईमानदारी से कर रहा हूं, मुझे दुख हुआ है आज जो फौज को 20 में एस्टेब्लिशमेंट आ रही है, ये बहुत गलत हो रहा है। ना जमहूरियत के लिए बेहतर है, ना मुल्क के लिए बेहतर है। सरकारी अदारे खासूसन जो खासकर कानून के मुहाफिज हो, अदलिया हो या फौज, वो इन किस्म के बयानों में उनका आना अच्छा शगुन नहीं है, ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। भारत एक तरफ हमारी तरफ है और दूसरी हमारी अपोजिशन हुकूमत, दोनों उनकी बैसाखियों में चलना चाह रहे हैं। ये इमरान नाहल साहब ने अगर इंडिपेंडेंट होते तो बाजवा साहब क्यों उसको चेयर करते? वजीर आजम को करना चाहिए था उसको। ये अदारों को माफ कर दें, अलग कर दें। मेरी सियासी जमातों से गुजारिश है, ये इस मुल्क के लिए अच्छा नहीं कर रहे। एस्टैब्लिशमेंट क्या हीट फील कर रही है सर ये जो कुछ हो रहा है? देखें, हीट फील कर रही है, मैं नहायत एहतराम से कह रहा हूं। एक पल्स ली गई चंद दिन पहले, आपको पता है एस्टैब्लिशमेंट का बड़ा तरीकाकार है, डिसिप्लिन फोर्स है, उधर ना का तस्वर भी नहीं। उस पल्स में भी कुछ ऐसी बातें आई थी कि अदारों को सियासत से अलग रहना चाहिए। तो मेरा ख्याल है उसी वजह से आज ISPR को खुद आके क्लियर करना पड़ा कि 2 दफा जुबैर साहब ने टाइम मांगा और एजेंडा था नवाज शरीफ और मरियम। मेरा ख्याल है उस पल्स के बाद ही उन्हें खुद आना पड़ा और आके बात को क्लियर करना पड़ा कि हम सियासत में नहीं आ रहे। हमने कहा था कि अगर कोई आपके अदालती मामले हैं तो अदालत में जाए या पार्लियामेंट में जाए, लेकिन ये भी मौका नहीं आना चाहिए था। ये हुकूमत को भी सोचना चाहिए और अपोजिशन को भी सोचना चाहिए। ना सिर्फ जमहूरियत को बदनाम कर रहे हैं कि अदारों के लिए भी सवाल खड़े कर रहे हैं ये। अच्छा भट्टी साहब, नून लीग तरदीद कर रही है, मरियम तरदीद कर रही है कि मुलाकात नहीं हुई है, ना हमने कोई बंदा भेजा। हुकूमत के वुज़रा आके कह रहे हैं नहीं मुलाकात करने गए थे और ये पैगाम लेकर गए थे और अपनी अर्जी लेकर गए थे। तो देखा जाए तो हुकूमत भी तो फिर इदारे को सियासत में घसीट रही है, बल्कि ये पैगाम दे रही है कि अगर किसी ने जाना हो कोई रिलीफ लेने के लिए, कोई क्या कहते हैं किसी किस्म की रायत लेने के लिए, तो वो उधर जाए, वो GHQ का रुख करे। ये जब हुकूमत इसरार करेगी, हुकूमती बुज़रा इसरार करेंगे, तो तासुर तो यही मिलेगा सर। तो देखे ना, हुकूमत भी तो वही से सहारा ले रही है ना, बैसाखियां तो वही हैं, 3-4 सीटों का फर्क है। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम-ए-एतमाद किसने नाकाम बनाया? यही तो मैं अर्ज कर रहा हूं, इमरान खान साहब को भी वही लाए। अब वो इमरान खान 2 साल हो गए, ये बच्चा जवान नहीं हो रहा कि अपना वजन खुद उठाए। अब बदकिस्मती इमरान खान इसीलिए कहते हैं NRO नहीं दूंगा, क्योंकि उन्हें ये अफसोस है उनसे NRO कोई पॉलिटिकल पार्टी मांग ही नहीं रही, वो तो जा रही है एस्टेब्लिशमेंट के पास मांगने NRO। ये ऐसी 20 मुलाकातें हैं, मैं आपको दावे से यकीन से कहता हूं, जिसमें अहम तरीन शख्सियत के करीबी अजीज ने 10 मुलाकातें कराई हैं और मुझे पता है कराई हैं। लेकिन आज हम खुल के इसलिए बात कर रहे हैं कि DG ISPR ने आके खुद बात कह दिया, तो अब हमें बात करने में तो कोई नुकसान नहीं है। बल्कि एस्टैब्लिशमेंट या फौज कह लें, वो तो इन मुलाकातों को शायद कभी मंजर आम पर ना लेके आते, ये तो कल ही इन्होंने खुद खोली है अपनी। अच्छा खैर, ये बताइएगा भट्टी साहब, इमरान खान नजर नहीं आ रहे इस पूरे, बल्कि इनफैक्ट हुकूमत कहीं नजर नहीं आ रही इस पूरे फियास्को में। इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट, फौज और अपोजिशन एक दूसरे के सामने मदे मुकाबिल खड़े हैं। और अगर सर यही सूरत हाल चलती रही, हुकूमत को तो शायद, इमरान खान को तो शायद इस बात का फायदा हो कि एस्टैब्लिशमेंट और अपोजिशन एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर रहे हैं, लेकिन सिस्टम को नुकसान हो सकता है सर अगर सूरत हाल यूं ही चलती रही। अली, आप बहुत समझदार होते जा रहे हैं और मुझे आग के आगे फेंक रहे हैं। ऐसे लग रहा है हुकूमत तलाशे गुमशुदा है
और अदलिया फौज को और अपोजिशन को लड़ाना चाह रहे हैं। मुझे ऐसे लग रहा है, मुझे तासुर ये मिल रहा है, खुदा ना खास्ता मैं कह नहीं रहा, लेकिन ये इतना खतरनाक होगा कि ठीक है। यानी ये वाकई एक मुश्किल सवाल था। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आरिफ हमीद भट्टी साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, वो केस जिसके बारे में वज़ीर आज़म के मुशीर दाखिला ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, केस जिसके हवाले से हुकूमती मुशीर ने मीडिया पर शहबाज शरीफ से बार बार सवाल पूछे, आज वो केस हुकूमत ने लाहौर की एहतसाब अदालत में दायर कर दिया है। शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस दायर करने की खबर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी गई। रेफरेंस के मुताबिक शहबाज शरीफ अपने अहले खाना के साथ मिलकर मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे। शहबाज शरीफ के बच्चों के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग की जाती थी। 10 सहूलतकार थे जो मनी लॉन्ड्रिंग का नेटवर्क चलाने में मावनत करते थे। चंद हजार रुपए माहाना तनख्वाह पाने वाले मुलाजमतीन, इनके अकाउंट्स में कई अरब रुपए की ट्रांजैक्शंस हुई। 3 बेनामी कंपनियां बनाई गई थी जिनके जरिए अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। जो रकम बैरून मुल्क से टेलीग्राफिक ट्रांसफर के जरिए मंगवाई गई, इस रकम से शहबाज शरीफ खानदान ने गाड़ियां और प्रॉपर्टीज खरीदी। रेफरेंस में 16 अफराद को नामजद किया गया। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर इस रेफरेंस की तैयारी से बहुत मुतमईन नजर आते हैं। तमाम दस्तावेजात, सबूत, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के रिकॉर्ड्स समेत दीगर कई दस्तावेजात इस रेफरेंस का हिस्सा बनाई गई हैं। इसी वजह से ये रेफरेंस 25,000 सफ़ात पर मुश्तमिल है। वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है और वो लाहौर की अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में दाखिल हो चुका है। इस रेफरेंस से अच्छा और मजबूत रेफरेंस नैब का मैं नहीं समझता कि आज तक कभी फाइल हुआ होगा पाकिस्तान में। 55 वॉल्यूम्स पे मुश्तमिल 25,000 सफ़ात एंड ऑल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। वज़ीर आज़म के मुशीर दाखिला शहजाद अकबर मनी लॉन्ड्रिंग केस पर शहबाज शरीफ से कई सवाल पूछ चुके हैं और ये तमाम सवालात प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ही पूछे गए। दिसंबर 2019 में उन्होंने 18 सवाल पूछे, मई 2020 में 11 सवाल पूछे और आज उन्होंने शहबाज शरीफ से 4 सवाल पूछे। सवाल नंबर 1, क्या आपके साहबजादे सुलेमान शहबाज और हमजा शहबाज आपकी इमा पर पंजाब में सन 2008 से लेकर 2018 तक करप्शन और किकबैक का निज़ाम नहीं चलाते रहे? सवाल नंबर 2, क्या ये दुरुस्त नहीं कि इसी करप्शन के पैसे को हलाला करने के लिए आपने एक मनी लॉन्ड्रिंग का ऑर्गेनाइज नेटवर्क बनाया? सवाल नंबर 3, क्या ये दुरुस्त नहीं कि आप गाए बगाए हस्बे ज़रूरत इस काले धन से मुस्तफीद होने के लिए इसमें से पैसे निकालते रहे? और आखिरी सवाल इनसे है कि क्या आप ये बता सकते हैं कि इस वक्त लंदन में मुकीम आपका खानदान कैसे और किन पैसों से अपने खर्चात पूरे कर रहे हैं? आज शहबाज शरीफ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग इल्जामात का बराह रास्त जवाब तो नहीं दिया, अलबत्ता अपनी बेगुनाही की गर्दान की और हुकूमत पर इल्जामात लगाए। इनकी जो इंपोर्टेड लैंड क्रूजर थी उसकी कस्टम ड्यूटी इन्हीं अकाउंट्स में से पे की गई। अगर मेरे कब्र में जाने के बाद भी अगर खुदा न खास्ता मेरे खिलाफ पब्लिक फंड्स में करप्शन का एक ढेला निकल आए तो मैं फिर ओलिवर क्रॉमवेल की तरह मेरी कब्र को निकाल पर पोल पे लटका दीजिएगा। तोहफा देना होता था तो वो इसी माल में से पैसा लेके उसको तोहफा देते थे। तो 2 DHA के घर भी इन्हीं पैसों से खरीदे गए। 1,000 अरब रुपया, 1 ट्रिलियन अरब रुपए की नेट सेविंग की है, नेट सेविंग। फेक टीटीज दिखाया गया है कि वो आके गिरती है इनकी पहली जोजा नुसरत शहबाज साहिबा के अकाउंट में और वहां से सेम डे ट्रांसफर होता है शहबाज शरीफ साहब के अकाउंट में। पाकिस्तान करीब दुनिया की तारीख में सबसे कम अरसे में मुकम्मल करवाया गया। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ये धमकी भी दे चुके हैं कि अगर उनके सवालात का जवाब न दिया गया तो आने वाले दिनों में वो बता देंगे शहबाज शरीफ लंदन में क्या कुछ कर रहे थे। वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद महंगाई पर बात करेंगे। हमारे पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब साहब होंगे। वक्फे के बाद मिलते हैं। नाज़रीन, महंगाई कैंसर की तरह हर शोबा जिंदगी में फैल रहा है। गरीब पिस रहा है। महंगाई माफिया जब चाहे चीजें मार्केट से गायब करवा कर अपनी मर्जी से कीमतें बढ़ा लेता है और यूं लगता है कि इस काम में हुकूमत की जो उसकी दखल है, उसकी जो हिमायत है वो उनको हासिल है। गुज़िश्ता रोज़ भी यूं हुआ जब हुकूमत ने अद्वियात की कीमतों में इजाफे का फैसला किया तो इसके लिए एक अनोखी दलील दी गई। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल ने आवाम को बुरी खबर सुनाते हुए कहा कि ज़िंदगी बचाने वाली 94 दवाओं की कीमतों में इजाफे की मंजूरी इसलिए दी है ताकि मार्केट में उनकी दस्तियाबी को यकीनी बनाया जा सके। एक दवा अगर 10 रुपए की थी
और आज हम कहते हैं कि वो 14 रुपए की बिके या 12 रुपए की बिके और उसको मैन्युफैक्चर करने की कॉस्ट मिसाल के तौर पे 18 है या 20 है, तो नतीजा क्या होगा? वो मार्केट से गायब हो जाएगा और जो एंड यूज़र है, जो कंज्यूमर है, वो क्या करेगा? वो 300 रुपए की स्मगल हुई भी खरीदेगा। दो नुकसान हुए, एक वो कई गुना ज़्यादा ले रहा है, थोड़ी सी इंक्रीज़ अवेलेबल रहेगी, ज़्यादा इंक्रीज़ से वो बाज़ार से खरीदेगा, स्मगल हुई भी होगी और कोई अंदाजा नहीं कि वो कहां से आई है, उसका क्या है। यानी हुकूमत के पास आवाम तक अशिया पहुंचाने का इसके अलावा और कोई तरीका ही नहीं है। यानी उनकी अशिया की दस्तयाबी के लिए पीटीआई के पास जो फार्मूला है वो है कीमत बढ़ा दो, इसलिए आने वाले दिनों में गैस भी महंगी होने जा रही है, क्योंकि सर्दियों में गैस की किल्लत होती है, इसलिए दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए कीमत बढ़ाई जाएगी। 2 हफ्ते पहले वज़ीर आज़म इसका इंदिया भी दे चुके हैं। गैस का जो ये सिचुएशन है, ये जो मैंने देखी है, मैं इसलिए अलार्म्ड हूँ क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है इस सर्दियों में हमें प्रॉब्लम आना है, लेकिन अगली सर्दियाँ इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है। गैस जिस कीमत के ऊपर बेचते हैं लोगों को, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते इम्पोर्टेड गैस इंपोर्ट करके और इस कीमत पे बेचें। और वो अभी से सर्कुलर डेट बननी शुरू हो गई है गैस सेक्टर के ऊपर, जो कभी पहले नहीं थी। अगर चीजों को महंगा करके ही आवाम तक पहुंचाना है तो ये तो कोई कमाल की बात नहीं। काम तो कोई भी कर सकता है। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि इमरान खान साहब ही कहा करते थे। और सूरत हाल ये है कि पीटीआई की हुकूमत में चीजें महंगी पर महंगी ही हो रही हैं। रवा बरस फरवरी में महंगाई की शरह 12 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची, यानी 14.6% पर मौजूद थी, जबकि इदारा शुमारियात की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त मुल्क में महंगाई की शरह 9% की सतह पर मौजूद है। और अगर अशियाए ज़रूरिया की गुज़िश्ता 1 साल की कीमतों से मवाजना किया जाए तो इनमें कई गुना इजाफा हो चुका है। अगर वज़ीर आज़म और उनके मावन की कीमतें बढ़ाने की दलील दीगर तमाम अशिया पर भी लागू कर दी जाए तो फिर हर इंडस्ट्री यही करेगी। पहले मार्केट में से चीज़ गायब कर देगी, फिर जब ये किल्लत बहरान की शक्ल इख्तियार कर लेगी तो फिर कीमतों में इजाफा करके हुकूमत कहेगी कि हमने कीमतें बढ़ाकर दस्तयाबी यकीनी बना दी। इसकी एक मिसाल तकरीबन 3 माह पहले जून में भी सामने आई, जब पूरे मुल्क में पेट्रोल की शदीद किल्लत थी। नाज़रीन, पेट्रोल के लिए लोग मारे फिर रहे थे। इस बहरान पर भी ऐसे ही काबू पाया गया जब वज़ीर आज़म ने अचानक रिवायत से हटकर महीना खत्म होने से 4 दिन पहले ही 26 जून को रात को ही पेट्रोल की कीमत में 25 रुपए का इजाफा कर दिया। हुकूमत के इस फैसले से मुल्क में पेट्रोल की किल्लत तो खत्म हो गई थी, लेकिन हुकूमत पर इल्जाम लगे थे हुकूमत ने इस इकदाम से तेल कंपनियों को 30 अरब रुपए से जायद का फायदा पहुंचाया। पेट्रोल प्राइसेस की जो डाका डाला है 30 जून का, इन्होंने इंतजार नहीं किया। वो माफियाज जिन्होंने स्टॉक किया था ऑयल का, हुकूमत ने एक रात में अरबों रुपए का उन्हें जैकपॉट दे दिया। इस अरबों रुपए के गेन में किसका कितना हिस्सा है, कौम जानना चाहती। पेट्रोल की किल्लत पर हुकूमती तहकीकात में भी यह बात सामने आई थी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने मसनूई किल्लत पैदा की थी। इस पर हुकूमत ने इन कंपनीज को 4 करोड़ रुपए की जुर्माना भी किया था, लेकिन बाद में अचानक कीमतें बढ़ाकर जो फायदा पहुंचाया गया, इसका इस जुर्माने के सामने कोई मुकाबला नहीं था। सिर्फ पेट्रोल ही नहीं बल्कि हुकूमत गंदम की किल्लत के सामने भी बेबसी जाहिर कर चुकी है। रवा बरस जब फसल आई तो इसके फौरन बाद आटे का बहरान पैदा हो गया। वफाकी वजीर को समझ नहीं आई कि गंदम कहाँ गई, ये बहरान कैसे पैदा हुआ, लेकिन ताजरों को पता चल गया कि यही वक्त है कि कीमतें बढ़ाने का, इसीलिए उन्होंने गंदम की किल्लत पैदा कर दी। गंदम गई कहाँ है? 66 लाख टन तो खरीदी हुकूमत ने, पंजाब ने 41 लाख, सिंध ने 1.25, बलूचिस्तान ने 1 लाख टन और पास्को ने 12 लाख। अब वो कहाँ ये चली गई? इसी कारकर्दगी का नतीजा है कि आज 20 किलो आटे का थैला 860 रुपए की बजाय 1050 से 1070 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। हुकूमत ने चीनी का रेट 70 रुपए किलो मुकर्रर किया था, मगर बाजारों में 85 से 90 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। दूसरी जानिब गुज़िश्ता साल अप्रैल में भी दवाओं की कीमत में 400% तक इजाफा हुआ था, तब भी ड्रैप ने यही अनोखी मंतक दी थी कि अद्वियात की कीमतों में इजाफा इसलिए किया गया है कि मार्केट में बाज़ अद्वियात दस्तयाब नहीं थी। इंडस्ट्री की बका के लिए दवाएं महंगी करना ज़रूरी था, लेकिन बाद में इस मामले में घपलों के इंकशाफात सामने आए थे, जिस पर वज़ीर सेहत आमिर कियानी को ओहदे से हाथ धोना पड़ा था। लेकिन दवाओं की इजाफी कीमत की मद में अवाम की जेब से कितनी रकम लूटी गई, ना तो इसका हिसाब दिया गया, ना लूटने वालों का एहतसाब किया गया।
के हवाले से आपने बात की, वो कुताही जो कि जिस लेवल पे भी हुई, इसका तयन करना जो है वो इंटरनल एक मैकेनिज्म बना, फज की गई आपकी बिलिंग को। अगर हम सब उससे मुतमईन होते तो वहाँ मिनिस्टर चेंज ना। अब मामला ये है कि आटा, चीनी, पेट्रोल और अब अद्वियात अवाम की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं और हुकूमत बजाय उनकी कीमतें कम करने या करवाने के महंगाई को तस्लीम करके ही अवाम को तसल्ली दे रही। किधर है नया पाकिस्तान? तो लोग बुरा भला कहते हैं कि जी महंगाई हो गई, और वाकई महंगाई हुई है, बुरे हालात हैं। वो कहते हैं जी बेरोजगार हैं। किधर है नया पाकिस्तान? तो जब मुल्क के मुश्किल हालात हैं तो लोगों के लिए मुश्किलात हैं। तो जनाब अब फारूक हबीब साहब से पूछते हैं कि इन तमाम मामलात का हुकूमत के पास क्या जवाब है। फारूक साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर आज आपसे रिक्वेस्ट है सर, आज सारा मलबा पिछली हुकूमतों पर डालने की बजाय जरा थोड़ी परफॉर्मेंस पे बात कर लेते हैं सर। इज इट द राइट फार्मूला कि चीज को महंगी कर दो ताकि वो दस्तयाब हो जाए? फिर तो आपको हर बंदा ब्लैकमेल करेगा, हर बंदा मसनूई किल्लत पैदा करके आपसे कीमतें बढ़वा लेगा। तो सर हुकूमती रिट कहां है यहां पे? देखें बात यह है अली, जिस तरह आपने बात की, देखें हर चीज़ को हैंडल करने का, रेगुलेट करने का मैकेनिज़्म रहता है। ठीक है, अगर आपने अद्वियात की बात की तो अद्वियात को जो है वो ड्रैब का महकमा देखता है और उनकी जो ड्रग प्राइस कमेटी है वो वैल्यूएट करती है क्या पोजीशन है। आपने अच्छा किया अद्वियात के हवाले से बात की। देखें जिन अद्वियात की कीमत बढ़ाई गई है वो मुनासिब कीमतें बढ़ाई गई हैं, उसकी रीज़न है। रीज़न ये है आपकी, ये लाइफ सेविंग मेडिसिन हैं। आपकी डॉलर की कीमत बढ़ी और उसके साथ साथ जो हमारा रॉ मटेरियल है जो हम इंपोर्ट करते हैं, आपके भी इल्म में कि पाकिस्तान के अंदर रॉ मटेरियल नहीं बनता, रॉ मटेरियल हम इंपोर्ट करते हैं। अगर एक दवाई की कीमत जो है वो मार्केट में 10 रुपये है और वो फैक्ट्री को बनाकर 20 रुपये में बिक रही है, तो वो बनाना छोड़ देता है। उसकी डिमांड अपनी जगह मौजूद रहती है मार्केट में, लेकिन उसकी सप्लाई ख़त्म हो जाती है। जब सप्लाई ख़त्म होती है तो फिर आ जाता है आपका स्मगलिंग माफिया आ जाता है। फिर वो अद्वियात स्मगल करते हैं, उसकी ना क्वालिटी समझ आती है, सब स्टैंडर्ड अद्वियात मार्केट में आ जाते हैं। जो दवाई 20 रुपये की मिलनी चाहिए वो मार्केट में 100 रुपये 150 रुपये की ब्लैक की मद में मिलना शुरू हो जाती है। तो सुन लें, उसी वजह से हुकूमत ने, कैबिनेट ने बाकायदा इसका बगौर जायज़ा लेकर ये लाइफ सेविंग मेडिसिन हैं। फिर मैं आपको कह रहा हूँ उसमें हार्ट की मेडिसिन शामिल है, इसके अंदर एपिलेप्सी की मेडिसिन शामिल है, इसके अंदर ब्लड प्रेशर की मेडिसिन शामिल है। देखिए हमने लोगों को एजुकेट भी करना है ना साथ में। मुझे आप ये बताएं, मुझे एजुकेट करना है, रिलीफ देना है। आज पहला काम आपको रिलीफ देना है सर, एजुकेट करना बाद का काम है। देखें अच्छा सर, देखें गुजारिश सुन लें। देखें आवाम को, यकीनन आवाम को रिलीफ देना है, लेकिन मैं आपको जो हकायक हैं वो भी तो सामने रखने हैं ना। लोगों को हम झूठे ख्वाब तो नहीं दिखा सकते। लेट्स सपोज आज आप मार्केट में जाते हैं, एक दवाई जो पाकिस्तान के अंदर बन के मार्केट में 15 रुपये की मिलनी चाहिए, अगर वो फैक्ट्री बनाना ही छोड़ देती है क्योंकि रॉ मटेरियल महंगा है और मार्केट में कीमत कम है, तो आपको वही दवाई जो है वो 150 रुपये की मिलेगी। क्या आपको वो दवाई 15 रुपये में लेना कबूल है या 150 रुपये में लेना कबूल है? तो अगर 10 रुपये से हुकूमत ने 5 रुपये कीमत लेट्स सपोज एक दवाई की टैबलेट की बढ़ाई है, तो वो आपको 150 की नहीं 15 रुपये में मिल रही है। अगर इस कीमत से मार्केट में उसकी दस्तयाबी अवेलेबल हो जाती है, स्मगलिंग रुक जाती है और उसकी ब्लैक में मैं सर आपकी बात दलील मान गया, खत्म हो जाती है। तो मैं समझता हूं इसमें कोई बुराई नहीं। हम थोड़ा पीछे लेके चलते हैं। आपकी बात ठीक है और मैं दवाइयों पे ही रहता हूं, मैं दवाइयों से नहीं हटता, मैं दवाइयों पे रहता हूं। आपकी दलील मान ली सर, बिल्कुल ठीक है। डॉलर बढ़ा, दवाइयों की कीमत बढ़नी चाहिए थी क्योंकि कॉस्ट पड़ रही है उनको ज्यादा। एक बात सर, डॉलर जो है वो मैक्सिमम भी मेरे ख्याल है 60-70% बढ़ा, मगर इससे पहले अद्वियात की कीमत इंक्लूडिंग लाइफ सेविंग ड्रग्स वो 400% बढ़ चुकी हैं और इसकी वजह से आपने आमिर कियानी को हटाया। अगर ये बात सही थी स्ट्रेटजी आपकी, तो फिर आपने आमिर कियानी को हटाया क्यों? इस बात पर आपने ये भी कहा कि गलत हुआ। अली बात ये है, जो आप बात कह रहे हैं, हम 400% की जब बात करते हैं तो हो सकता है उसके अंदर चंद मेडिसिन ऐसी हों जिनकी कीमत 400% बढ़ी हो, लेकिन ये स्वीपिंग स्टेटमेंट सबके ऊपर फिट नहीं होती। अगर आप उनकी डिटेल्स मुझे बताएं तो मैं डिटेल्स लेकर आ जाता हूँ, आपको बता देते हैं कौन कौन सी मेडिसिन कितने % बढ़ी है, उसका वो फर्क भी वाज़ेह आपके सामने आ जाएगा। चंद एक मेडिसिन हो सकती हैं। नहीं देखें, जब आमिर कियानी साहब की अगर आप बात करते हैं तो वज़ीर आज़म का फैसला है किसको कैबिनेट में रखना है, किसको नहीं रखना। ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो ओपन हैं, फैक्ट्स हैं, पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, किसी से ढकी छुपी नहीं है। अगर इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ होती तो ना तो मीडिया से छुपती है ना किसी इदारे से छुपती है। देखें आजकल का जो ज़माना है, कोई चीज़ किसी ना इदारे से छुपती है। दूसरी बात यह है, देखें आपने बात की, आपने गैस की बात की, बिजली की बात की,
तो माजी में आप कहते हैं माजी पे ना डालें, आपको तो शायद बता देता हूं। सुन ले आपको वजह बता देता हूं। ये सुन ले, क्लिप सुन ले, फिर आपने बड़ी लंबी तौहीद बांधी है ना, मुझे जरा सबके जवाब देना। आप ही की बात सुनूंगा सर, और तो कोई दूसरा बंदा है नहीं यहाँ पे आपके अलावा, आप ही से बात करनी है सर। जरा क्लिप सुन ले एक दफा। मेडिसिन के हवाले से आपने बात की, वो कुताही जो कि जिस लेवल पे भी हुई, इसका तयन करना जो है वो इंटरनल एक मैकेनिज्म बना, फज की गई आपकी बिलिंग को। अगर हम सब उससे मुतमईन होते तो वहां मिनिस्टर चेंज ना होते। कोताही की गई, ये बात हो रही है सरवर साहब की। कोताही की गई, गैस में फिगर्स को फज किया गया, और क्यानी साहब का भी यही सिलसिला था सर। तो यहाँ तो सर फिगर्स फजिंग की बात हो रही है, तो जरूरत की बात ही नहीं हो रही। एक मिनट देखें, बात ये है, मुझे आप बताएं कि जब हमने गवर्नमेंट टेक ओवर की तो हमें गैस के अंदर ऑलरेडी 157 अरब रुपए का सर्कुलर डेट मिला था, जो गैस में था। बिजली के सेक्टर में 1200 अरब रुपए का सर्कुलर डेट था। जिस तरह अगर हम IPPs को टेबल पे लाके बिठा सकते हैं, उनके किए हुए मायदों को रीनिगोशिएट कर सकते हैं, उनके प्रॉफिट्स को कम कर सकते हैं, जो लोकल इन्वेस्टर है वो डॉलर में रिटर्न रेट ले रहा था उसको पाकिस्तान रुपीज़ में लेकर आ सकते हैं, कैपेसिटी चार्जेस 50% पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर भी काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट अपनी फुल एफर्ट पुट ऑन कर रही है। जो LNG के महंगे मायदे किए हुए हैं, पाकिस्तान के अंदर सुई गैस के जो रिजर्व हैं वो कम होते जा रहे हैं, उसकी पूरा करने के लिए कतर से RLNG के मायदे किए हैं, वो 15 साल में आपने एक रेट तय है उसके अंदर आपने लेने हैं। अब अगर आप 2200 उसके साथ इंपोर्ट करते हैं तो वो ऑन एवरेज करके भी गैस हमें महंगी पड़ रही है। हम कंज्यूमर को जो पास ऑन कर रहे हैं आज भी उसके अंदर हुकूमत सब्सिडी दे रही है। जिस तरह बिजली में हुकूमत जो है वो 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले को आज भी, जो आम आदमी है जो बिजली के यूजर्स का 60% है वो 300 यूनिट इस्तेमाल करता है, उसको आज भी हुकूमत जो है वो सब्सिडी फराहम कर रही है जो 300 यूनिट इस्तेमाल करता है। मुझे आप ये बताएं कि इतना बड़ा जो सर्कुलर डेट है, इसकी कीमत भी तो किसी ने अदा करनी है ना। ये भी तो कर्जों की बात में हमारे ऊपर आ रही है, इसको भी हमने साथ में समझना है। ठीक है सर, देखें सर, बात ये है जो पॉजिटिव चीजें हो रही हैं। अली सुन ले सर, वो बिल्कुल हो रही है सर, लेकिन जो महंगाई हो रही है, आटा सर ठीक है, वो आपकी बात ठीक है, महंगाई हो रही है, गैस मिलेगी नहीं, ये आपके वज़ीर आज़म साहब पहले बता चुके हैं। आटा जो है वो 1000 से ऊपर चला गया, गैस महंगी, चीनी महंगी, अद्वियात पहुंच से दूर। तो मुझे बताएं इसके और पॉजिटिव क्या होता है? मतलब एक आम आदमी की जिंदगी में तो ये चीजें होती है ना सर। एक मिनट पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं। देखें, जब तक बात है हर सूबे की एक अपनी कैपेसिटी है, हर सूबा अपनी गंदम खरीदता है, चाहे उसमें सिंध है, पंजाब है, KPK है, बलूचिस्तान है। उन्होंने वहाँ पर गंदम की जो स्पोर्ट प्राइस मुकर्रर करते हैं, फिर कीमतों को कंट्रोल करते हैं, फिर वफाक भी एक रिजर्व्स मेंटेन करता है। अच्छा सर, सॉरी वक्त खत्म हो गया साहब। आई विश इसको नेक्स्ट प्रोग्राम पे रखते हैं। मैं चाहूंगा आपका पूरा मौक़िफ़ जो है वो पूरी बात आपके सामने है, बट आई एम रियली सॉरी फॉर दिस नाउ। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हो जाता है, दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।